आज हम यहाँ मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और भारत रत्न की उपाधि से विभूषित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उनके बारे में लिखा जाता है, मनुष्य स्वभावतः स्वप्नदर्शी होता है, वह कल्पनाशील भी है। कल्पना के रेशमी धागों से मनुष्य अपने भविष्य के सुखमय स्वप्न संजोता है। यह उसकी सहज प्रवृत्ति है। इन्हीं कोमल प्रसूत स्वप्नों से वह अपने कार्य की दिशा निश्चित करता है और तदनुसार व्यवहार करता है। अपने स्वर्णिम स्वप्नों को साकार करने का प्रयत्न करता है। कोमल कल्पनाएं कोई स्वप्न संजो सकती हैं, किंतु साकार वे ही स्वप्न हो पाते हैं जो यथार्थ स्थितियों के निकट होते हैं। प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन ने निम्नांकित पंक्तियों में इस तथ्य को इस रूप में प्रस्तुत किया है। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। स्वप्न आता स्वर्ग का, द्रग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। इस कविता का भावार्थ यही है कि जब जब स्वप्न देखे जाते हैं और उन स्वप्नों को पूरा करने के लिए मनुष्य अपने कदम बढ़ाता है, तब तक अनेक बाधाएं उन स्वप्नों की पूर्ति में आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन मनुष्य जो जीवटता का धनी है, वह इन बाधाओं के सामने न झुकते हुए, यदि रक्त की बूंदें भी गिरी हैं तो भी उन कंटकों को, उन बाधाओं को पार करके अपने स्वप्नों को पूरा करने की जी तोड़ कोशिश करता है। हरिवंश राय बच्चन की यह कविता सतरंगिनी से यहाँ पर ली गई है। ऐसे ही कुछ डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन रहा है। धरती से जुड़कर स्वर्ग का स्वप्न देखने वाले कवि, कलाकार, वैज्ञानिक, विचारक सदा सफल होते रहे हैं। विश्व ने देश, जाति, धर्म आदि की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर उनका स्वागत किया है, उन्हें सराहा है। हमारे देश में भी ऐसी स्वप्नदर्शी विभूतियों की कमी नहीं रही है, जिन्होंने अपने युग स्वप्न साकार कर अखिल विश्व को प्रभावित किया है। भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आधुनिक भारत की ऐसी ही स्वप्नदर्शी विभूति हैं। उन्होंने अपने सपने को साकार किया है। कहा जाता है कि कार्य की सफलता साधनों से नहीं, शक्ति से होती है। क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। बहुत से साधन संपन्न जन जिन कार्यों को नहीं कर पाते, उन्हें सामान्य से लगने वाले लोग अपनी लगन, अध्यवसाय, आत्मविश्वास और सूझबूझ से पूर्ण कर दिखाते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के संदर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण सत्य सिद्ध होता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर नामक जगह पर हुआ। उनके पिता श्री जैनुल आबदीन निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबद्ध थे। भरे पूरे परिवार में कम आमदनी के कारण अर्थाभाव बना रहता था। अतः बालक अब्दुल को अध्ययन आदि की वे सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाईं, जो कि एक महानतम उपलब्धियों के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। फिर भी बालक अब्दुल ने परिश्रम पूर्वक महानतम उपलब्धियां अर्जित की। एक सामान्य परिवार के सदस्य का अपने व्यक्तित्व के बल पर राष्ट्रपति बनना निश्चय ही महत्वपूर्ण घटना है। जो लोग अपनी असफलताओं को ढकने के लिए सुविधाओं का रोना रोते हैं, उन्हें ऐसी अपूर्व सफलताओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। व्यक्तित्व के विकास में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बालक पारिवारिक वातावरण में संस्कार ग्रहण करता है। माता पिता का आचरण उसके भावी जीवन की दिशाएं रेखांकित करता है। उनके विचार पारिवारिक वातावरण में पुष्ट हुए। उन्होंने अपने पिता से ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रमशीलता का पाठ सीखा। इन गुणों ने उनके भावी जीवन को आलोकित कर उन्हें सफल वैज्ञानिक बनाया। अपनी माता से उन्हें ईश्वरीय अस्तित्व में आस्था तथा दीन दुखियों के प्रति करुणा के भाव मिले।
माता पिता के इन सद्गुणों ने डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय होता है तब तब ऐसी विभूतियां समाज में आती हैं जो मनुष्यता को नई ऊंचाई की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में ही संपन्न हुई। अपनी लगन और परिश्रम से मध्यम माध्यमिक स्तर पर निरंतर सफल होते हुए डॉक्टर कलाम उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हुए। सन 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करके सन 1958 में एरोनॉटिकल वैज्ञानिक इंजीनियरिंग में विशेष दक्षता हासिल की। एक कुशल इंजीनियर के रूप में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेवाएं अर्पित की तथा देश की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयत्न करके नए कीर्तिमान स्थापित किए। भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाहकार के रूप में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइलें रखने वाले देशों के विशेष क्लब का सदस्य बनवाया। यह उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, किंतु उक्त पद से डॉक्टर कलाम ने शीघ्र ही त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वे अध्ययन और अध्यापन को समर्पित थे। उनकी अन्वेषणशील प्रतिभा राजनीतिक गलियारों में संतुष्टि नहीं पा सकी और अनुसंधान के क्षेत्र में पुनः सक्रिय हो गई। 20वीं शताब्दी में आध्यात्मिक मूल्यों की गिरावट और भौतिक उपलब्धियों के प्रति असीम आकर्षण ने मनुष्य को आदर्श की उच्च भूमि से पतित कर अर्थलिप्सा, पैसे की चाह का दौर शुरू हुआ और डॉक्टर कलाम के समकालीन कितने ही प्रतिभावान देश सेवा के समुन्नत मूल्य की उपेक्षा करके विदेशों में, विशेष रूप से यूरोपीय देशों में जा बसे। जिस धरती ने उन्हें जन्म दिया, जिस सामाजिक व्यवस्था ने उन्हें समर्थ बनाया, उसके प्रति बिना कोई दायित्व का निर्वाह किए वे प्रवासी हो गए। किंतु डॉक्टर कलाम के संस्कारशील मन से यह पाप न हो सका। उन्होंने निजी स्वार्थों पर विजय पाई और देश सेवा के आदर्श पालन में व्यक्तिगत समृद्धि की उपेक्षा कर दी। अपनी पुस्तक माई जर्नी में उन्होंने अपनी तत्कालीन द्वंद्वग्रस्त मन स्थिति को इस प्रकार व्यक्त किया है। जीवन के वे दिन काफी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ विदेशों में शानदार कैरियर था तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर चुनना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को गले लगाया जाए, लेकिन अंततः मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, कैरियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा। इस तरह मैं DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। अर्थ और विदेश भ्रमण का मोह मनुष्य की सहज दुर्बलता है। इस दुर्बलता पर विजयी होना ही महानता है। डॉक्टर कलाम ने मानवीय दुर्बलताओं पर विजय पाकर देश सेवा के उच्च आदर्श को प्रस्तुत किया। यह उदात्त आदर्श पालन उनकी महानता का परिचायक है। डॉक्टर कलाम ने जब स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की तब वह जमाना था जब सारे उच्च कोटि के वैज्ञानिक भारत को अपनी सेवाएं देने के बदले यूरोपीय देशों में जाकर बस गए। उसको भारत से प्रतिभा पलायन के रूप में देखा जाता था। उन वैज्ञानिकों का हमेशा से यह आक्षेप रहा कि भारत में काम करने की संभावनाएं सीमित हैं, जबकि विदेशों में वैज्ञानिकों के लिए अपार अवसर भी मौजूद हैं और साथ साथ काफ़ी मात्रा में रुपया भी है। डॉक्टर कलाम के सामने निश्चित ही बहुत बड़ा मोह था और आदर्श पालन के प्रति जवाबदारी भी थी, तो उन्होंने अर्थलिप्सा को त्याग कर देश सेवा को महत्व दिया। और हम जानते हैं कि कालांतर में उन्होंने जिस ढंग से देश की सेवा की है और देश को जिस सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है वह अपने आप में बहुत अतुलनीय है और उनकी देश सेवा के लिए पूरा देश ने उनके प्रति अनेक बार कृतज्ञता ज्ञापित की। प्रायः मनुष्य तुच्छ स्वार्थों के लिए उच्च आदर्शों की उपेक्षा कर देता है। उसकी व्यवसाय बुद्धि उसे तात्कालिक लाभ की ओर धकेलती है
और वह उदात्त भावों का गला घोंटकर मानव मूल्यों को त्याग कर उच्च आदर्श पालन से विमुख हो जाता है। आदर्श पालन का सुफल उसे वरदान सिद्ध होता है। डॉक्टर कलाम के संदर्भ में भी यह बात सही है। निष्काम निष्प्रह भाव से देश सेवा के लिए देश में ही रहने का निर्णय लेते समय डॉक्टर कलाम ने कभी सोचा भी न होगा कि उनके निष्काम देश सेवा का फल उन्हें देश के राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के रूप में मिलेगा। बहुत संभव है कि यदि डॉक्टर कलाम अन्य सामान्य जनों की भांति विदेश चले जाते तो शायद कहीं अधिक धन अर्जित कर लेते, किंतु तब वे भारत के राष्ट्रपति होने का गौरव कदापि प्राप्त नहीं कर पाते। उल्लेखनीय है, धन बहुत से लोग अर्जित कर लेते हैं, किंतु ऐसे महान पदों पर आसीन होना विरलों को ही नसीब होता है। निष्काम कर्म योगी के प्रति प्रकृति कितना सरदय होकर न्याय करती है, यह डॉक्टर कलाम की दुर्लभ एवं अपूर्व उपलब्धियों से स्वतः प्रमाणित है। परिश्रमी और लगनशील व्यक्तित्व के धनी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने डॉक्टर आर वरदराजन के निर्देशन में सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट बनाने का कार्य आरंभ किया। इस क्षेत्र में उन्होंने अनेक नवीन तकनीकों की खोज की तथा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट बेंगलोर में कार्य किया। यहाँ पर वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान ADE में स्वदेशी होवरक्राफ्ट को डिजाइन करने का कार्य उन्हें सौंपा गया। डॉक्टर कलाम ने इस दायित्व को निष्ठापूर्वक पूर्ण किया तथा उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया होवरक्राफ्ट नंदी नाम से अस्तित्व में आया। नंदी की सफल उड़ान से प्रेरित होकर डॉक्टर कलाम सन 1962 से 1983 के मध्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में अनेक पदों पर कार्यरत रहे। इस अवधि में उन्होंने अनेक प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों पर कार्य किया। उनके कुशल मार्गदर्शन में रोहिणी नामक उपग्रह सन 1980 में कक्षा में भेजा गया। इस सफलता के लिए 25 जनवरी सन 1981 को डॉक्टर कलाम पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किए गए। सन 1982 में उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का कार्यभार ग्रहण किया। यहाँ कार्य करते हुए उन्होंने अनेक प्रकार की छोटी, बड़ी और मध्यम कोटि की मिसाइलों और प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया। सामरिक महत्व की ये मिसाइलें राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से विशेषतः महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। अपने मित्रों और सहयोगियों के मध्य मिसाइल मैन के नाम से चर्चित डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों में अग्नि प्रक्षेपास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण 27 जुलाई 1983 को हुआ। इसकी सफलता से उत्साहित होकर डॉक्टर कलाम ने सन 1985 में त्रिशूल, सन 1988 में पृथ्वी और सन 1990 में नाग और आकाश नामक प्रक्षेपास्त्र विकसित किए। इन अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए सन 1990 में ही उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 25 नवंबर सन 1997 को अब्दुल कलाम भारत रत्न की गरिमामय उपाधि से अलंकृत हुए। देश का यह सर्वोच्च सम्मान उनके महान व्यक्तित्व के अनुरूप था। मई 1998 में उनके कुशल निर्देशन में पोखरण में अनेक परमाणु बम विस्फोट करवाए गए। इनकी अभूतपूर्व सिद्धि ने न केवल वैज्ञानिक कलाम की कीर्ति में 4 चांद लगाए, अपितु देशवासियों को भी सुरक्षा के संबंध में नया आत्मविश्वास दिया। पोखरण में हुए सफल परीक्षणों से डॉक्टर कलाम भारत में परमाणु अस्त्र एवं प्रक्षेपास्त्र चालन व्यवस्था के जनक के रूप में प्रख्यात हो गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन में 18 जुलाई सन 2002 का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। इस दिन वे विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति बने। वैश्विक शक्तियों की भी अन्यतम सामरिक संबद्धता से सशंकित डॉक्टर कलाम ने देश की सुरक्षा के लिए जीवन अर्पित किया। यथार्थ के कठोर धरातल पर जीने वाले इस स्वप्नदर्शी का मन देश के गौरव और अस्मिता की रक्षा के लिए अत्यंत सतर्क और चिंतित था। उनकी सतर्कता और चिंता का बोध उनकी निम्नांकित पंक्ति से होता है। हमें ऐसी दूरदर्शिता चाहिए, एक ऐसी दूसरी दृष्टि 2020 जिससे हमारा देश भारत आगामी 20 वर्षों में विकसित वैज्ञानिक देश में परिवर्तित हो जाए। देश के राष्ट्रपति के रूप में उनके संबोधन की ये पंक्तियां केवल उनका शब्द संदेश ही नहीं है,
अपितु उनका स्वप्न भी है जिसे साकार करने के लिए उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा और अनुसंधान वृत्ति सतत सक्रिय है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि अनेक उच्च पुरस्कारों से अलंकृत भारत के ये पूर्व राष्ट्रपति अत्यंत सहज और सादगीपूर्ण जीवन के विश्वासी हैं। सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत में उनकी दृढ़ आस्था है। वे शाकाहारी हैं और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के प्रयोग से सर्वथा दूर हैं। देश की सुरक्षा के लिए विकट संहारक परमाणु बम बनाने वाले इस वैज्ञानिक का अंतःकरण अत्यंत कोमल है। अपनी मातृभाषा तमिल में कविता करना और अवकाश के क्षणों में रुद्र वीणा बजाना उनके शौक हैं। बालकों से उन्हें विशेष प्रेम है। उनका जन्म सागर तट पर स्थित गांव में हुआ और वही उनकी क्रीड़ा स्थली भी रहा, अतः प्रकृति से उन्हें विशेष मोह रहा। इस प्रकार डॉक्टर कलाम शत्रुओं, मानवता विरोधी युद्ध के उत्सुकों के लिए वज्र से भी कठोर और सज्जनों के लिए फूल से भी कोमल हैं। उनके उदार व्यक्तित्व और निष्काम कृतित्व में सच्चे भारतीय की मूल्य निष्ठा सर्वत्र व्याप्त है, अतः हमें उन पर गर्व है। इस निबंध के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि आखिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश की सेवा किस रूप में की है। बहुत सामान्य से परिवार में जन्मे, अर्थाभाव से जूझते हुए उन्होंने बिल्कुल निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से अपने जीवन की शुरुआत कर भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया और दुनिया भर में भारत को अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। उन्होंने जितने शोध कार्य किए, अग्नि हो, आकाश हो, नाग हो, त्रिशूल हो, इन सभी प्रक्षेपास्त्रों ने भारत को हमेशा यह आश्वासन दिया है कि भारत की ओर कोई भी पड़ोसी देश या दुश्मन देश नज़र उठाकर नहीं देख सकता है। भारत ने अपनी नीति निर्धारित की, उसका विश्व में मान बढ़ाया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांति के लिए है, न कि वह दूसरे देश को अपने आधिपत्य में करना चाहता है। उन्होंने अनेक बातों में इसको रेखांकित किया कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो उनका दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता, गुरु। और भी वे कहते हैं कि यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। हम अपने आज का बलिदान करें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। और वे कहते हैं कि आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल मिलता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने समय में अनेक वैज्ञानिकों को साथ में लेकर के भारत के लिए एक योजना प्रस्तुत की जिसे विजन 2020 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसको लेकर के एक पुस्तक भी लिखी है। उसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि यदि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में थोड़े थोड़े सुधार कर दिए जाएं तो भारत विश्व के देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने का अधिकारी है। इसके लिए वे प्राणपण से समर्पित हैं। जहां कहीं भी बच्चों के द्वारा वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं या सूचना मिलती है तो वे उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और जहां तक संभव होता है वे उन सारे पत्रों का जवाब देने का प्रयास करते हैं जो विज्ञान विषयों से जुड़े हुए हैं। आगे वे जीवन में बढ़ने के लिए युवाओं का आह्वान करते हैं कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी है। अग्नि मिसाइल बनाने के दौरान उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि जब अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण होना ही था कि अचानक अग्नि मिसाइल में कुछ खराबी आई, कुछ गड़बड़ी आई और उस प्रक्षेपण को कुछ दिनों के लिए टाल देना पड़ा। इस दौरान उनकी टीम के एक सदस्य की माताजी की बीमारी की सूचना मिली, लेकिन उस सदस्य ने घर जाने से इनकार कर दिया। जब तक हम मिसाइल बनाने में या मिसाइल प्रक्षेपण में सफल नहीं होते तब तक घर कैसा द्वार कैसा। आखिर में उन्होंने प्राणपण से जुट करके उस अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण किया और हम यह जानते हैं कि उसको देख करके सारी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली थी कि भारत के वैज्ञानिक बिना दुनिया की सहायता के भी अपने आप किसी प्रकार का प्रक्षेपास्त्र बनाने में सफल हैं, समर्थ हैं। और आगे वे कहते हैं धर्म की बात को लेकर के कि किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने
और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया है। इसका मतलब ही यह है कि वे सारे धर्मों की एकता को मानते भी हैं, जानते भी हैं, और यदि देश दुनिया में हिंसा फैली है तो उसका आधार धर्म कदापि नहीं हो सकता है। वे लिखते हैं कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के प्रति एक चित्त हुए हम यदि कहीं मंजिल पर पहुंचने की आशा करते हैं तो वह दिवा स्वप्न होगा। हमने पूर्व में यह जानकारी ली, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो कल्पना की उड़ान तो भरते हैं लेकिन उनके पैर जमीन पर टिके रहते हैं। वैज्ञानिक कल्पना प्रसूत जो संभावनाएं हैं उनको तलाशते हैं और उनका काम धरातल पर उतर करके उसको वास्तविकता के रूप में परिवर्तित करना, इसी में उनका पूरा जीवन जाता है। इससे पहले कि सपने सच हों, हमको सपने देखने होंगे। वे हमेशा इस बात का समर्थन करते रहे हैं कि सपने देखना बंद मत कीजिए, सपने देखेंगे। आज के देखे हुए सपने यदि धरातल पर उतर करके हम काम करेंगे तो वह आगे जा करके जरूर सफल होंगे। भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने अनेक बार कहा है कि यदि युवा अपने घर से इस बात को शुरू करेगा तो भारत को हम आगामी 10 सालों में भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। ऐसे मिसाइल मैन के नाम से ख्यात, भारत रत्न की उपाधि से विभूषित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम निश्चित ही भारत के लिए गौरव हैं और उन्होंने भारत को जो सुरक्षा के प्रति आत्मविश्वास दिया है वह अतुलनीय है। उनके योगदान को भारत देश सदैव स्मरण रखेगा और युवा जो कि उनके प्रेरणा स्रोत हैं, उनको चाहिए कि वे उनके जीवन से अनेक प्रकार की प्रेरणा ग्रहण करें। संसाधनों का रोना न रोते हुए जो कुछ भी उपलब्ध है उसमें अपनी संभावनाओं को तलाशें। निश्चित ही आगे की राह मिलेगी, ऐसा APJ अब्दुल कलाम जी का निश्चित मानना है।